नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। सूबे में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और वो सीट है फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कटहरी, कुंदरुकी और सीसामऊ। इनमें से हर एक सीट पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी और सपा के बीच कांटे की लड़ाई है, लेकिन मिल्कीपुर सीट दोनों दलों के लिए इज्जत का सवाल बन गई है। जिसे जीतकर बीजेपी लोकसभा का बदला लेना चाहती है तो सपा भी जोर लगा रही है। तो मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव बीजेपी के लिए बदलापुर का मैदान बन गया है। तो क्या कुछ है मिल्कीपुर सीट का माजरा और समीकरण, क्यों इतनी अहम है ये बड़ी सीट? चलिए इसी पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। मिल्कीपुर का मालिक कौन? सीएम योगी लेंगे लोकसभा की हार का बदला या फिर उपचुनाव जीत लेगी सपा? उपचुनाव की वजह से उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। प्रदेश में उपचुनाव की वजह से ही सत्ताधारी और विपक्षी दलों के नेता एक दूसरे को चुनावी तंज और चुनावी चैलेंज दे रहे हैं। लोकसभा का चुनाव तो आपको याद ही होगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में जो चुनावी नतीजे आए थे उसमें समाजवादी पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर बीजेपी को हार का सामना करवाया था। लोकसभा चुनाव के नतीजे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए बेहद खराब रहे। पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 29 सीटों का नुकसान हुआ, जबकि पार्टी का ये दावा था कि वो चुनाव में प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। इसके बाद से ही समाजवादी पार्टी प्रदेश में कॉन्फिडेंस में है। तभी उपचुनाव में अखिलेश यादव अपनी जीत का दावा ठोकते हुए सीएम योगी के साथ साथ पूरी बीजेपी पार्टी को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि लोकसभा में अयोध्या जैसी हॉट सीट पर सपा ने अपनी बाजी मारी थी। राम मंदिर निर्माण के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से फैजाबाद लोकसभा सीट हार गई। इसे लेकर देश दुनिया में बीजेपी की खूब किरकिरी भी हुई। मिल्कीपुर से विधायक रहे अवधेश प्रसाद इस बार सपा से सांसद चुने गए हैं। ऐसे में सीट रिक्त हो गई है, खाली हो गई है, जिस पर अब उपचुनाव होना है। सपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद पर भरोसा जताया है, जबकि बीजेपी में अभी टिकट पर मंथन चल रहा है। लेकिन भाजपा लोकसभा चुनाव में हुई हार का बदला मिल्कीपुर उपचुनाव जीतकर लेना चाहती है। आपको बता दें कि 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट काफी अहम है। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा का सवाल है। और तो और उपचुनाव की जंग को जीतने के लिए सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। ऐलान बहुत पहले ही कर दिया था। बीजेपी और सपा के साथ साथ बसपा भी सीट पर अहम भूमिका रखती है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती के उपचुनाव में दिलचस्पी बढ़ने की वजह से जातिगत फैक्टर भी बदला है। मायावती भी मिल्कीपुर के साथ साथ सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं आपको बता दें कि हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फैजाबाद अयोध्या सीट पर जब हार मिली तो इसकी चर्चा देश भर में हुई थी। क्यों? क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद इस सीट पर बीजेपी की हार की बात पार्टी नेताओं और समर्थकों ने भी नहीं सोची थी। यहां से सपा के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद जीत गए थे। अवधेश प्रसाद उस वक्त मिल्कीपुर सीट से मौजूदा विधायक भी थे। अवधेश प्रसाद दलित समुदाय से आते हैं। वहीं मिल्कीपुर के लिए चल रही सियासी लड़ाई में एक एफआईआर ने आग में घी डालने का काम किया है। जो एफआईआर अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद पर हुई है। दरअसल अभी तक दोनों दल बीजेपी और सपा ने मिल्कीपुर सीट पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन ये लगभग तय है कि सपा यहां से अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन अजित प्रसाद के खिलाफ अपहरण और हमले के एक मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद मिल्कीपुर सीट पर चुनावी घमासान तेज हो गया है। अजित प्रसाद पर रवि कुमार तिवारी नाम के एक व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई है। तो इस मुद्दे पर बीजेपी समाजवादी पार्टी को घेर रही है। बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। बीजेपी का कहना है कि ये घटना अजित की गुंडागर्दी को दिखाती है, जबकि सपा का कहना है कि इस मामले में दर्ज एफआईआर पूरी तरह राजनीतिक बदले की घटना का उदाहरण है।
और इससे पता चलता है कि बीजेपी हार के डर से परेशान है। सपा का कहना है कि अजित प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना और सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग है। इस सियासी घमासान के बीच सपा की ओर से 1 अक्टूबर को विशाल विरोध प्रदर्शन रखा गया है। पार्टी ने कहा है कि वो इसके जरिए बताएगी कि बीजेपी किस तरह वंचित वर्गों पर अत्याचार कर रही है। वहीं आपको बता दें कि अजित प्रसाद के खिलाफ दर्ज एफआईआर के बाद दलित बनाम ब्राह्मण समुदाय के बीच जातीय संघर्ष की बात भी चल रही है। चलिए पूरा मामला आखिर है क्या, आखिर क्यों एफआईआर दर्ज हुई है, इस पर विस्तार से बात करते हैं। ये पूरा मामला फैजाबाद शहर के एक जमीन की खरीद के मामले में अजित प्रसाद और तिवारी के बीच हुए झगड़े से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद के खिलाफ अपहरण, धमकी और मारपीट के साथ कई गंभीर धाराओं में अयोध्या पुलिस ने कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया। रवि तिवारी नाम के व्यक्ति ने अजित प्रसाद के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। अजित प्रसाद जमीन की खरीद फरोख्त का भी कार्य करते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग में पैसे को लेकर अजित प्रसाद और रवि कुमार तिवारी के बीच कई महीनों से तकरार चल रही थी। अयोध्या जनपद के थाना पुरा कलंदर क्षेत्र के साथ ग्राम पलिया रिसाली हनुमंत नगर निवासी रवि तिवारी ने कल देर शाम नगर कोतवाली में अजित प्रसाद के खिलाफ तहरीर दी। तहरीर में रवि तिवारी ने मामले की जानकारी देते हुए लिखा कि अजित प्रसाद 5-6 गाड़ियों में 15 से 20 लोगों के साथ पहुंचे थे और एक शख्स को जबरदस्ती गाड़ी में उठा ले गए। अजित प्रसाद ने पिस्टल निकालकर प्रार्थी के सिर पर रख दिया, जिससे वो डर गया, सहम गया और लोग प्रार्थी को लेकर रकाबगंज की तरफ मारते पीटते हुए ले गए। तहसील के पास लाकर गाड़ी खड़ी करके उससे 1 लाख रुपए वापस लेने का वीडियो बनवाया। वहीं उसे जान से मारने की धमकी देते हुए गाड़ी से उतार दिया। वहीं इस मामले की एफआईआर में अजित प्रसाद के साथ ही राजू यादव, श्रीकांत राय और 15 से 20 अज्ञात लोगों का नाम लिखा गया है। वहीं आपको बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में दलित आबादी के साथ साथ ब्राह्मण समुदाय की भी ठीक ठाक आबादी है और ये दलित मतदाताओं की संख्या के बराबर ही है। ऐसी स्थिति में जब मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होगा तो वोटों का ध्रुवीकरण होने की पूरी संभावना है। इस मामले में खास बात यह है कि ब्राह्मण समुदाय के एक बड़े हिस्से ने लोकसभा चुनाव 2024 और 2022 के विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद का समर्थन किया था, तो दूसरी ओर दलित समुदाय में आने वाले कोरी समुदाय का वोट सपा को मिलने की संभावनाएं कम है, क्योंकि बीएसपी यहां से इस समुदाय की किसी नेता को उम्मीदवार बनाने की योजना बना रही है। वहीं सपा कांग्रेस के बीच अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन मिल्कीपुर में कांग्रेस ने ब्राह्मण समुदाय से आने वाले संजय तिवारी को अपना मीडिया प्रभारी बनाया है। इसके अलावा बीजेपी यहां एकजुट हिंदू वोट पर काम कर रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों कई बार बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर जोर दे चुके हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को लेकर बताते चले कि रामलला की नगरी वैसे तो धार्मिक नगरी है, पर यहाँ सियासी उतार चढ़ाव भी खूब देखने को मिलता है। मिल्कीपुर का इतिहास देखें तो सबसे ज्यादा बार समाजवादी पार्टी ही जीती है। समाजवादी पार्टी के हिस्से में मिल्कीपुर सीट 6 बार आई है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो इस सीट पर 3 बार बीजेपी को जीत मिली है, जिसमें पहली बार 1969 में भारतीय जनसंघ के रूप में और आखिरी बार 2017 में। पिछली बार यानी कि 2022 में बीजेपी के धुरंधर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद से चुनाव हार गए थे। अब अवधेश प्रसाद के इस्तीफे की वजह से ही मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहे हैं। मिल्कीपुर सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो सबसे ज्यादा 65,000 यादव मतदाता है। इसके बाद पासी 60,000, ब्राह्मण 50,000, मुस्लिम 35,000, ठाकुर 25,000, गैर पासी दलित 50,000, मौर्य 8,000, चौरसिया 15,000, पाल 8,000, वैश्य 12,000 के करीब है। इसके अलावा 30,000 अन्य जातियों के वोट है। इस तरह मिल्कीपुर विधानसभा सीट के सियासी समीकरण को देखें तो यादव, पासी और ब्राह्मण 3 जातियों के वोटर अहम भूमिका में हैं। तो मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव बीजेपी के लिए बदलापुर का मैदान बन गया है। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का बीजेपी से फैजाबाद सीट छीन लेना और उसे अयोध्या की हार के रूप में प्रचारित करना, सबको दिखाना, ये सब सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। तो ऐसे में देखना यह है कि ये बदलाव पूरा होता है या फिर लोकसभा चुनाव जैसा खेल होगा। अयोध्या के दूसरे सीजन की कहानी किस मोड़ पर खत्म होती है, ये सवाल बड़ा है और ये देखना दिलचस्प होगा। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि ये अयोध्या क्षेत्र की राजनीति में धर्म भारी पड़ेगा या जातीय राजनीति। और कुछ हो ना हो, मिल्कीपुर का रिजल्ट देश में जातीय राजनीति की ओर नई राह दिखाएगा।
इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।